दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही विभिन्न पार्टियों ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर के, तैयारियों को लेकर के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी मैदान में घूमते नजर आ रहे हैं। और निगम चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित, अनुभवी व पुराने राजनीति के चाणक्य चौधरी प्रीतम सिंह डागर मिलकपुर हमारे साथ है। उनसे चर्चा करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव में क्या रहने वाला है, कौन सी पार्टी बहुमत में आती नजर आ रही है, प्रत्याशियों का क्या रुख है, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जनता क्या सोचती है, दिल्ली के क्या हालात हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार जी, स्वागत है चौधरी साहब। नमस्कार जी। दिल्ली नगर निगम चुनाव, आपने बड़े चुनाव देखे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ आप रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के साथ के सानिध्य में आप रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव इस बार क्या रहने वाला है, क्या हवा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव इस दफा मेन तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और क्योंकि बीजेपी 15 साल से शासन में है, इसलिए भी लोग कुछ नेगेटिव उनके प्रति, क्योंकि जो रोजमर्रा के छोटे मोटे काम कॉरपोरेशन में ही जाते आते हैं और उन्हीं में उनको निराशा हाथ लगे तो उससे नाराजगी, बीच में तो कुछ कहते नहीं 5 साल, लेकिन चुनाव के वक्त तो सारी चीजें कैंडिडेट्स को भुगतनी पड़ती है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी अभी नई है दिल्ली में और इनका 15 साल का शासन उनके लिए लाभदायक है। तो ज्यादा संभावना यही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कूड़े के ढेर को लेकर के, सफाई को लेकर के और भ्रष्टाचार आपने कहा है, वहीं भाजपा ने कल एक विजन पत्र जारी किया है। भाजपा ने घोषणा की है झुग्गी बस्तियों में हम आवास देंगे, हम सुशासन देंगे, पारदर्शिता देंगे। इस पर जनता का क्या रुख रहने वाला है और आपकी क्या राय है? देखो, भ्रष्टाचार तो जैसे सफाई का ही मुद्दा है। अब मैं 2 दिन पहले एक सफाई कर्मचारी आती है हमारे डेली यहाँ, उससे बात करा था, मगा जी आप कुछ लेना देना जो आपको पड़ता है कॉर्पोरेशन में वो आप भी देती हो? वो कहने लगे जी अब भी देते हैं। मगर अब तो कॉर्पोरेशन भंग होगी। कहने लगे जी अब भी देते हैं। मैं कितने पैसे देती हो? कहने लगी मैं 2008 से कच्ची हूँ, अभी तो पक्की नहीं हुई। मैं ये तो विषय अलग हो गया, और 3000 रुपये में देती हूँ। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा इसमें देख लो, ये कॉर्पोरेशन के जो सफाई दरोगा है या काउंसलर्स हैं उन्हीं में जाता है। मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि श्रम का जो सफाई कर्मचारी ये भी परेशान है, काम भी करते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं और नाराजगी भी सहनी पड़ती है, तो सबसे तो बेचारे नहीं बीमार पड़ती है। 3 ये आस कर रहे हैं कि जी आपके हम आम आदमी को देखेंगे, क्योंकि नई पार्टी है, दिल्ली में काफ़ी काम कर भी रहा है गरीब आदमियों के लिए, तो इसलिए हम इस दफ़ा इन्हीं को जाएंगे। कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस का सक्रियता नहीं रही। आदमी तो लड़ेंगे उनके, और किस ढंग से वोट मांगेंगे, या कोई ग्रुप भी ऐसा नहीं है जिसके सारे चल सकें। कोई कैंडिडेट से अपनी छवि बना कर रख रहा है और वो पब्लिक में जाए, लेकिन वो भी इनको कम से कम 6 महीने पहले कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। क्यों, भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, तो कम से कम एक आदमी के पास जाकर समय निकालते अपना काम तो कर लेता। लेकिन ये भी पुराने रीति रिवाज में चल रहे हैं कि लास्ट टाइम पे जो टिकट दिया करते वही सिस्टम आ गया। अभी 1 दिन बचा है आज के अलावा, 14 तारीख, और टिकट अभी किसी पार्टी ने भी डिक्लेयर नहीं की थी। ये भी एक कमी है। मैं आम आदमी की कमी मानता हूँ। आम आदमी ने पहले चुनाव में को महीनों पहले टिकट अनाउंस कर दिए थे, लेकिन इस दफ़ा ये भी लिस्ट देख रहे हैं बीजेपी किसको दे, बीजेपी देख रही है आम किसको दे, इसलिए लेट हो रहा है। 14 तारीख 1 बची है, बाकी बीच में 2 दिन छुट्टी है, शनिवार इतवार। देखो जी, पैसे वाला जो मामला है ना, ये तो एक घुन लग गया समाज के अंदर, राजनीति के अंदर। राजनीति को सेवा का माध्यम नहीं, ये उद्योग बना लिया। यानी राजनीति में और पैसा कमाओ और बेरोक टोक कमाओ, और इस पर पार्टी भी इन पर कोई अंकुश नहीं लगाती ना। वो दिशा निर्देश देती है भी अगर ऐसा होगा तो हम इनको पार्टी में नहीं रखेंगे, इसको पार्टी में लेते हैं पैसे, और 1-1, 2-2, 4-4 अगली 20-20 चीजें। एक आधा तो मैंने सुना है कि 1-1 करोड़ रुपए दे देता है। अब 1-1 करोड़ रुपए दे देता है तो उनसे भी तो पूछना चाहिए ना, ईडी ने, सीबीआई ने, जो डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स के, भाई इतना पैसा कहाँ से लाया? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को इस्तेमाल करने का चुनाव में बहुत बढ़िया अवसर मिल जाता है। वो 1 करोड़ दे करके फिर इन सफाई कर्मियों से, जैसा आपने कहा है, कई करोड़ इकट्ठे करते हैं, फिर वो लूटते हैं, उनको भी लूटते हैं, जो बजट आता है उसको भी लूटते हैं। मार पब्लिक पे पड़ती है या कर्मचारियों पर पड़ती है। ये यहाँ का नजफगढ़ में 4 सीटें हैं, और चारों सीटों पर अभी तक मेरे ख्याल में बीजेपी के ही चारों थे। तो 1 सीट देचाओ को छोड़ दो, वो तो उनकी रिजर्व है, वो तो निकल जाएगी। ना कोई टिकट मांगने वाला है, ना कोई लड़ने वाला है।
अगर लड़ेंगे भी तो औपचारिकता पूरी करनी है। किसकी? नीलम का व्यवहार भी ठीक रहा है और बोलचाल में भी वो ठीक औरों से। रही बात ये जो नजफगढ़ सीट है इसमें मित्राऊ गांव 2 गांव है, मित्राऊ और झाड़ोदा। तो मुझे ये अंदाजा लगाया मैंने तपड़ानी जी कि मित्राऊ गांव में या झाड़ोदे गांव में, दोनों गांव में से एक में कोई सा टिकट रहेगा तो वो सीट निकाल लेगा, चाहे आम आदमी का हो चाहे बीजेपी का हो। अंतिम गहलोत को दे देंगे, भले ही वो ये मेल पुरुष सीट है लेकिन फिर भी निकाल लेंगे। ये जगबीर है, इसका लड़का है संदीप, वो 2-3 चुनाव हार लिया, लोगों की सिंपैथी उसको दे दे, वो भी निकाल लेगा है जी। और ये आम आदमी का मित्राऊ में लड़का है उदयवीर, उसको दे देंगे, वो भी निकाल लेगा। क्योंकि ये है कि ये प्रो बीजेपी गांव है और इनमें जो आम आदमी वाले टिकट जाएगा 3000 वोट कम से कम बीजेपी की कम हो जाएंगे और छोटे चुनाव में 3000 वोट एक बहुत लंबा फासला है। नजफगढ़ जो आपका क्षेत्र है, वार्ड है, वो नजफगढ़ बाजार के नाम से जाना जाता है। बाजार की क्या भूमिका रहने वाली है? वहां से भी कोई प्रत्याशी है क्या? ना, बाजार से कोई प्रत्याशी नहीं है। बाजार की जो वोट थी पहले वो भी उतनी नहीं है, पहले 11-12 हजार थी, अब ये मेरे ख्याल 7-1000 वोट बची है, 4000 गुजरेंगी क्योंकि ज्यादातर वो शिफ्ट कर गया से बाहर को, द्वारका में, कोई इधर उधर कॉलोनिया में। नजफगढ़ में कम ही वोटर रह गए। वार्ड है आपका जहां से आपने भी चुनाव लड़े हैं और बड़े बड़े धुरंधरों ने चुनाव लड़े हैं, यहाँ से चेयरमैन भी हुए हैं। और ईसापुर वार्ड आपकी बार अजनबी सा बना दिया, लेके ढासा बॉर्डर से और पपड़ावट रोड जो है ये बाउंड्री लाइन है। प्रेमनगर इसमें सारा आ गया, ये सारी कॉलोनी जागीर, ये सारे 14-15 गांव इसमें आ गए। अब इतनी कॉलोनी जुड़ने के बाद, क्योंकि कॉलोनियों में बीजेपी की भी वोट है लेकिन ज्यादा वोट आम आदमी की हैं। वीकर सेक्शन सारा 80% आम आदमी में है और दूसरा जो सेक्शन बच गया उनकी संख्या कम है, उनमें भी 40-60 का रेशो है, 40% उसमें भी आम आदमी है। अब गांव वालों की एकता की बात है, कई कैंडिडेट खड़े हो जाते, एकता रहती नहीं, तीसरी दिक्कत है। डॉक्टर साहब, आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है, पार्टी से भी चुनाव लड़ा है। अगर बात पार्टियों की करें तो ईसापुर वार्ड हमेशा मुख्य वार्ड रहा है, ईसापुर के लोग निर्णय करते हैं। कई बार इन्होंने पार्टियों को भी धता बता करके अपना प्रत्याशी जताया है। इस बार ईसापुर में स्पेशल क्या माहौल है? मुझे नहीं लगता कि ईसापुर में 6 गाँव लगते हैं ये हमारे डागरों के, और 6 गाँव में मुझे नहीं लगता किसी को आम आदमी का या बीजेपी का टिकट मिले। दोनों टिकट बाहर जा रहे हैं और इस बात की कम संभावना है कि सारे गांव की एक आदमी पर राय बन जाए। राय बन जाए तो अच्छी बात है, पहले बनती आई है, 67 में बनी है, बाद में 12 में बनी है। जब भी इस तरह के हालात हुए तो बनी है राय। अब राय बनती नहीं हो तो भविष्य गर्भ की बात है। लेकिन मेरा एक और अनुभव है इसमें राजनीति में कि पार्टियों की बजाय लोगों ने लोग की जो आदमी सामाजिक हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट देनी चाहिए। पार्टी देख के वोट देते ना, इससे गड़बड़ हो जाती है। यानी प्रजातंत्र उल्टा हो गया। यहाँ के पार्टियां बनती हैं जनता से और जनता पार्टी गुलाम होगी, जबकि पार्टी को जनता की गुलाम होना चाहिए। लेकिन उल्टा मामला है ना, लोग समझते हैं इस बात को कि काम आदमी करेगा, जो चुनेगा वो चुना जाएगा, ना कि पार्टी करेगी। अगर सामाजिक आदमी होगा, किसी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉर्पोरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी इंडिपेंडेंट का, एक लिमिट बजे बाकी उसकी भागदौड़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नहीं है, लोग बाग पार्टियों के बंधे हुए हैं, पार्टियों के गुलाम से बन गए और पार्टी अपनी मनमर्जी करती है। फिर जिसको चाहे टिकट दे, जिसके पैसे ज़्यादा पहुँचे उसको टिकट दे दे, बाकी बैठे रहो। काम करने वाला जो ज़मीन में काम करता है वो पैसे नहीं देगा, वो लोगों के बीच रहेगा। जो लोगों के बीच नहीं रहता, परिक्रमा में रहता है, वो परिक्रमा वाले पैसे दे के उनको टिकट देते हैं और फिर उसकी जो हालत होती है वो 5 साल जनता ने भुगतना पड़ता है। ये हालत यहाँ की। किसान आंदोलन, आप भी ढासा बॉर्डर पर रहे 13 महीने तक, अक्सर हमने आपको देखा, वहाँ सुना है। क्या इस निगम चुनाव में किसान आंदोलन का कहीं प्रभाव नजर आता है? रहना तो चाहिए, अब कितना रहेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन रहना चाहिए। जो वर्ग, इतना बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, अगर ये अपने बारे में नहीं सोचेंगे भाई कौन हमारे हित में है, कौन दूर है, कौन नज़दीक है, तो फिर इनका भला कौन करेगा? कौन इनके साथ लगेगा? कौन इनकी पैरवी करेगा? कौन इनकी हिमायत करेगा? तो इसलिए इन्होंने सोचना था इस पर गंभीरता से कि जो आदमी, जो पार्टी हमारे खिलाफ रही हो उसको दंड देना चाहिए इन्होंने। बाकी समय बताएगा कहाँ कहाँ से कैंडिडेट आते हैं, किस तरह के आते हैं, अब वो लोग तय करेंगे। तो प्रजातंत्र में जनता का ही मामला है। जनता भ्रमित भी हो जाती है, बहक भी जाती है। पैसे दारू का कारोबार बहुत चलता है। मतलब ईमानदारी राजनीति में आज के दिन बहुत 10-5%, 15% आदमी ईमानदार होंगे, नहीं तो भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहता। और भ्रष्टाचार को मेरा ये मानना है कि पार्टियों के बजाय जनता ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। अगर ये स्वीकार नहीं करें तो पार्टियां क्या करेंगी? राजनीति में, चुनाव में तो प्रधानमंत्री से लेके कॉरपोरेशन चुनाव, पंचायत चुनाव के मेंबर तक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी के दरवाजे से होकर गुजरती है।
तो जब उनके दरवाजे से होकर गुजरती है, एक एक वोट की कीमत है, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, और फिर भी अपनी वोट की कीमत नहीं समझते। हमारे लाखों आदमियों ने शहादत दी आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद ये वोट के लिए, उसकी कीमत नहीं मानते, ये पर्ची मानते मामूली सी, चलो दे दो अपनी बात ख़त्म। तो इन चीज़ों जनता ने भी अपना सुधार करना चाहिए कुछ, और सरकार ने भी इसके खिलाफ कुछ प्रचार करना चाहिए, और गांव की जो हमारी खाप पंचायत हैं या संगठन हैं उन्होंने भी प्रचार करना चाहिए, ताकि शुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। अगर इस तरह से भ्रष्टाचार चलता रहा है तो आने वाले दिनों में बहुत बुरी हालत हो जाएगी देश की, बहुत बुरी। छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं दिल्ली वासी, निगम की सरकार। दिल्ली नगर निगम का यह चुनाव है। उनकी रोजमर्रा से जुड़ी आवश्यकताएं, रोजमर्रा से जुड़ी उनकी ज़रूरतें इसी छोटी सरकार के माध्यम से पूरी होती हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति का सुबह सवेरे काम पड़ता है तो वो निगम और निगम कर्मचारियों से वास्ता पड़ता है। तो इस बार निगम का स्वरूप क्या रहने वाला है? हालांकि निगम में तोड़फोड़ की गई है, एकीकृत किया गया है, तमाम जो वार्डों की संख्या सीमित कर दी गई है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तमाम उन सब बातों के पीछे एक बात जो प्रीतम सिंह डागर ने बताई है वो ये बात है, इन सब पर निगाहें टिकी हैं। 14 नवंबर को सब क्लियर हो जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। और इस बार निगम में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन पत्र जारी कर दिया है। केजरीवाल ने अपने स्पष्ट 10 बिंदु दिए हैं जिन पर वो काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि इस बार बदलाव चाहिए और कांग्रेस को एक मौका दे। इन सब तमाम बातों के बीच में चर्चा की है हमने प्रीतम डागर जी से, जिन्होंने अपना अनुभव बताया है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे प्रत्याशी की पहचान करनी पड़ेगी जो काम कर सके, जो समाज में रह करके भ्रष्टाचार से दूर रहे, सफाई, बिजली, पानी, ये तमाम छोटे मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर जिसकी सक्रियता है, ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। सभी चुने, सही चुने, मतदान अवश्य करें।